बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के अंदर आपका एक सिस्टली होती है और डायस्टली। जब आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम सिस्टली कहते हैं, जिसमें आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायस्टली के अंदर भी आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। तो एट्रियल सिस्टली होती है, एट्रियल डायस्टली होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है और वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है। अब जो कार्डिक साइकिल होता है वो नॉर्मली आपका 0.8 सेकेंड्स का होता है, और जो आपकी नॉर्मल बीट्स आती हैं आपके 1 मिनट के अंदर वो 72 बीट्स आती हैं, और वन हार्ट रेट जो होता है, हार्ट रेट जो आपका 1 मिनट में होता है वो 72 बीट्स होता है, और कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। अब कार्डिक साइकिल के अंदर सबसे पहले तो ये कि एट्रियल सिस्टली है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, एट्रिया की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमें ईसीजी के ऊपर पी वेव नज़र आती है, जो कि एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है। ए वेव हमें नज़र आती है जेवीपी में, या जिसे हम जगुलर वीनस कर्व भी कहते हैं, उसमें हमें ए वेव नज़र आती है। ईसीजी के ऊपर हमें पी वेव नज़र आती है जब आपके एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर एट्रियल सिस्टली होती है। और अगर आपके वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए, या वेंट्रिकल्स आपके बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएं, या उनके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो एट्रियल सिस्टली के दौरान हमें फोर्थ हार्ट साउंड मिलती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो हमेशा एबनॉर्मल होती है। वो हमें तब मिलती है जब आपका कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी। तो अगर तो आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई है तो उसकी वजह से जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम फोर्थ हार्ट साउंड कहते हैं, और एट्रियल सिस्टली के अंदर हमें फोर्थ हार्ट साउंड मिलती है। जगुलर वीनस कर्व के ऊपर हमें ए वेव नज़र आती है, ए से एट्रिया, ए से ए वेव। तो एट्रियल सिस्टली में हमें ए वेव नज़र आएगी, और ईसीजी के ऊपर हमें पी वेव नज़र आती है, जो कि एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है। और कार्डिक साइकिल में एट्रियल सिस्टली सबसे पहले होगी। अब एट्रियल सिस्टली के जब आपके एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद अब आपके वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, या वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है ना, वो 0.3 सेकेंड्स की होती है, और इसके फेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो अब ब्लड जब वेंट्रिकल्स के अंदर आना है तो अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सबसे पहला फेज होता है वेंट्रिकल की सिस्टली का। ये वो वाला पीरियड होता है जिसमें आपके माइट्रल वाल्व की क्लोजिंग होती है और एओर्टिक वाल्व ने अभी ओपन होना होता है, कि माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है और अभी एओर्टिक वाल्व ने ओपन होना होता है, लेकिन ना ही माइट्रल वाल्व अभी ओपन होता है और ना ही आपका एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। जब सारे वाल्व्स क्लोज होते हैं तभी आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन आती है, जिसमें आपके चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहेगा, आपके वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कोई भी ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलता है जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और हमने पहले पढ़ा था कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलती है, क्योंकि आपके जो माइट्रल वाल्व होता है वो क्लोज करता है और ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मिलती है। आइसोवॉल्यूमिक नाम से ही बता रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, कोई ब्लड वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि एओर्टिक वाल्व क्लोज ही रहता है, अभी एओर्टिक वाल्व ओपन नहीं होता है। इस फेज़ के अंदर कार्डिक साइकिल के ऑक्सीजन कंजप्शन सबसे ज़्यादा होती है। हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से नज़र आता है ईसीजी के ऊपर, और सी वेव से नज़र आता है जगुलर वीनस कर्व पे। अब जो एट्रियल सिस्टली थी वो हमें ए वेव से नज़र आ रही थी और पी वेव से नज़र आ रही थी ईसीजी पे। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है जो बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टली है वो हमें सी वेव से नज़र आती है जगुलर वीनस कर्व पे, और हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से नज़र आती है ईसीजी के ऊपर। अब क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एट्रिया के प्रेशर से, ठीक है, तो एवी वाल्व का क्लोजर हो जाता है, मतलब कि माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा और आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पहले भी मैंने बताया कि एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपका माइट्रल वाल्व क्लोज होने लगता है लेकिन एओर्टिक वाल्व अभी ओपन नहीं होगा। पिछला वाल्व क्लोज हो जाएगा लेकिन अगला वाल्व अभी नहीं खुला है। तो क्या होगा कि जो आपका एओर्टिक वाल्व अभी नहीं खुला है, जिसकी वजह से आपके जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर कोई एक चीज़ बंद हो, ठीक है, उसको आप बाहर से दबाओ या कॉन्ट्रैक्ट करो तो अंदर प्रेशर तो बनता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें प्रेशर तो थोड़ा ज़्यादा होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आपके एट्रिया के प्रेशर से, तो क्या होगा, माइट्रल वाल्व खुद ब खुद क्लोज कर जाएगा। अब ये बात याद रखनी है, जब अगले चैम्बर का मतलब जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे पीछे वाला वाल्व जो होता है ना वो क्लोज हो जाता है। जब उसके अंदर प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसने अब अगले वाल्व को, मतलब वाल्व आगे होगा और जो प्रेशर होगा ना वो पिछले वाले चैम्बर के अंदर होगा। तो जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व है ना उसने क्लोज हो जाना है, तो माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलती है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो एओर्टा का प्रेशर होता है ना वो सबसे लोएस्ट होता है, क्योंकि अगर एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर एओर्टिक वाल्व भी खुल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो एओर्टिक प्रेशर होता है, ये एओर्टा के अंदर प्रेशर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लो होता है क्योंकि वो वाल्व बंद ही है, लेकिन वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है और आपका माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व आपका बंद हो जाता है। आपका माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पे और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे दोनों क्लोज हो जाएंगे और आपको फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगी। अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो स्प्लिट भी कर सकती है। स्प्लिट तभी करेगी जब माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व फौरन साथ क्लोज नहीं करेंगे। अगर तो माइट्रल वाल्व पहले क्लोज हो जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बाद में क्लोज होता है, तो फिर आपकी पहली हार्ट साउंड भी स्प्लिट कर सकती है। जाहिर सी बात है, क्लैप जब एक साथ करेंगे, क्लोज जब एक साथ होंगे तो एक साथ आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अगर वो अलग अलग क्लोज होंगे तो अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस होगी, तो जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड स्प्लिट कर जाती है। उसके बाद आता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी कि वॉल्यूम तो उनका कांस्टेंट है, प्रेशर उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब वेंट्रिकल्स ने ब्लड को बाहर निकालना है। अब ब्लड को बाहर निकालने के लिए तेज़ी से भी ब्लड बाहर नहीं जाता है और आहिस्ता से भी ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। ठीक है, दो तरीके से निकलेगा। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ एओर्टा के प्रेशर से भी। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एओर्टा के प्रेशर से, तो एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, वाल्व मैंने कहा था क्लोज तब होंगे जब अगले चैम्बर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और वाल्व खुलते तब हैं जब आपका जो पिछले चैम्बर का प्रेशर ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, पीछे से फोर्स आ रही है, उसने वाल्व को ओपन कर देना है। तो जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी एओर्टिक वाल्व को ओपन कर देंगे। आपका जो एओर्टिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा। अब जब एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो ब्लड निकलेगा वेंट्रिकल से और एओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट होता है वो आपका रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में इजेक्ट होता है। फिर जाहिर सी बात है, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाले फेज में। ठीक है, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाले फेज के अंदर वेंट्रिकल्स का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो एओर्टिक वाल्व को ओपन कर देते हैं। एओर्टा से भी ज़्यादा उनका प्रेशर हो जाता है और वॉल्यूम इसलिए कम होगा क्योंकि ब्लड निकल के अब एओर्टा में चला गया है। अब इसमें क्या होता है कि आपके सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो वे ओपन हो जाते हैं, मतलब जो आपका एओर्टिक वाल्व है और जो पल्मोनरी वाल्व है वो ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड पे आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा, राइट साइड पे आपका पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा। जो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एओर्टिक प्रेशर से, इसलिए आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन होती है। वॉल्यूम जो होता है वेंट्रिकल्स का वो कम हो जाता है। प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल्स का वो सबसे ज़्यादा होता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है ना वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, जो कि मैक्सिमम प्रेशर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। अब क्या होगा कि 7 सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन जब रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है ना तो पीछे से एट्रियाज भी भरना शुरू हो जाते हैं कि एट्रिया की फिलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एओर्टा में जा रहे हैं और साथ ही आपके एट्रिया के अंदर जो है वो दोबारा से ब्लड भरना शुरू हो जाता है। ये एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में। जो एओर्टा के अंदर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर, और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर। अब रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर एओर्टा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर स्लो इजेक्शन होती है ब्लड की वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है, एओर्टिक प्रेशर भी कम होता है, लेकिन आपका जो एओर्टिक प्रेशर होता है मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा और साथ आपका जो है ना एओर्टिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है आपके रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन।
अब जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है ना, ये तब होती है जब अब आपकी वेंट्रिकल्स की डायस्टली स्टार्ट होगी, कि वेंट्रिकल्स ने पूरी तरह से सिस्टली कर ली है, ब्लड अपना बाहर निकाल दिया, अब वेंट्रिकल्स ने दोबारा से रिलैक्स होना स्टार्ट होना है। तो रिलैक्स होने के लिए दोबारा से सारे वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स सुकून से रिलैक्स हो जाएगा, उसका वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहेगा और वाल्व्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे क्लोज रहते हैं जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन होती है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स अब दोबारा आराम से। सो इन रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन एओर्टिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। अब हमने स्टार्ट कर दिया था वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकुलर डायस्टली 0.5 सेकेंड्स की होती है और हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर सिस्टली आपकी 0.3 सेकेंड्स की होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टिकली के अंदर आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो रही थी और स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन थी या रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन थी। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर वैसे ही होगा कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगे। तो ईसीजी के ऊपर हमें टी वेव जब एंड हो रही होती है, जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उनकी रीपोलराइजेशन भी ख़त्म हो रही होती है, तो तब हमें जो है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वाला फेज़ होता है और टी वेव नज़र आती है ईसीजी के ऊपर। अब इसमें क्या होगा कि रीपोलराइजेशन आपकी वेंट्रिकल्स की कंप्लीट हो गई है तो ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन शो करती है कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कंप्लीट हो गई है। टी वेव का एंड होता है, टी वेव का एंड तभी होता है जब आपके वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि टी वेव वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को ही शो करती है। अब इसमें क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो प्रेशर उनका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम रहने की वजह यही होती है कि आपके के सारे वाल्व्स क्लोज हैं। तो आपका एओर्टिक वाल्व भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि इजेक्शन में एओर्टिक वाल्व खुल गया था, इसलिए ही इजेक्शन हो रही थी। अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन में एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा। जब एओर्टिक वाल्व बंद होगा और पल्मोनरी वाल्व बंद होगा तो हमारे पास सेकेंड हार्ट साउंड आती है और सेकेंड हार्ट साउंड हमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में मिलती है। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है। और इसी तरह से हमें एट्रियल प्रेशर वेव के ऊपर हमें वी वेव नज़र आती है। वी वेव नज़र आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर। और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स हो गए, अब वेंट्रिकल्स में से ब्लड निकलना शुरू होगा, ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग होना स्टार्ट होगी। अब एक पहले होती है वैसे ही रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, फिर आपकी रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो पैसिव होती है। वेंट्रिकल्स कब फिल होंगे, जब आपका माइट्रल वाल्व दोबारा से ओपन हो जाएगा, एट्रिया से ब्लड दोबारा से आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आना स्टार्ट होगा। तो जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है ना वो आपकी एवी नोडल डिले को शो करती है। पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, फिर रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। जो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है कार्डिक साइकिल का और ये हार्ट रेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल्स को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो फिल हो जाए। तो जब वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग होती है वो कम हो जाती है, जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा, जब टेकीकार्डिया होगा तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग कम हो जाती है। आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इसलिए कम होगा क्योंकि जब वेंट्रिकल्स फिल ही नहीं हुए तो उनमें से ब्लड कहाँ से निकलेगा। तो जब वेंट्रिकल्स में ब्लड ही कम आ रहा है तो आपका जो निकलने वाला ब्लड है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो भी कम ही होगा। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के बाद जो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो भी कम हो जाता है रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग वाले फेज के अंदर कार्डिक साइकिल के अगर तो पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा है, ओवरऑल हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से वेंट्रिकल्स की फिलिंग कम हो जाती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट या वेंट्रिकल्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो सुकून से रिलैक्स हो और उसमें वेंट्रिकल्स की अच्छी तरह से फिलिंग हो और फिर जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक सर्टेन अमाउंट है उसमें इजेक्ट हो। लेकिन जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, तेज़ी से हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बार बार कॉन्ट्रैक्ट किए ही जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स फिल ही नहीं हो पा रहे और पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो इसकी वजह से वेंट्रिकल्स की फिलिंग नहीं होती है, प्रॉपर कम हो जाती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला फेज लॉन्गेस्ट फेज है कार्डिक साइकिल का।
नंबर 40 है ना, वो भी हमारे कार्डिक साइकिल से ही रिलेटेड है। सबसे पहले ये कि जो प्री लोड ऑफ हार्ट होता है ना, उसका इंडेक्स, या हमें कैसे पता चलेगा प्री लोड ऑफ हार्ट का, वो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से पता चलता है। जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो हमें प्री लोड ऑफ हार्ट के बारे में बताता है। अब हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली होती है, वेंट्रिकुलर डायस्टली, जिसमें 80% मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाती है फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली के अंदर। फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली के अंदर मैक्सिमम या फिर 80% वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं। 80% वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायस्टली के अंदर फिल हो जाते हैं, सिर्फ 20% होते हैं जो बाद में कॉन्ट्रैक्शन से फिल होंगे। उसके बाद आता है कॉरोनरी ब्लड फ्लो। जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो आपके मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। आपके हार्ट के मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी उतना ही हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा या कम होगा। जैसे ही जब आपके अगर तो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपका कॉरोनरी ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉरोनरी ब्लड फ्लो को ऑक्सीजन मेंटेन करती है जो आपके मायोकार्डियम के अंदर होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, जो पहला पॉइंट है कार्डियोलॉजी का, कि जो लोकल मेटाबोलाइट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो आपके कॉरोनरी ब्लड फ्लो को या हार्ट की ऑटो रेगुलेशन करती है। जो मैक्सिमम फ्लो प्रेशर होता है कॉर्नरी वेसल्स के अंदर वो डायस्टली के एंड पे होता है। डायस्टली का मतलब होता है कि आपके वेंट्रिकल्स अब फिल हो गए हैं, अब उसके बाद अब वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैक्सिमम फ्लो प्रेशर ज़्यादा होगा जब आपके डायस्टली का स्टार्ट होता है। ठीक है, डायस्टली के स्टार्ट के ऊपर फ्लो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद आता है पल्मनरी वाल्व कब ओपन होगा, जब आपके राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है तो पल्मनरी वाल्व ओपन हो जाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल का 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से प्रेशर ज़्यादा होता है तो एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। एओर्टिक वाल्व तब ओपन होगा जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हो जाए, और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है तो आपका पल्मनरी वाल्व ओपन हो जाता है। रैपिड इनफ्लो जब होता है तो आपका मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फिल होंगे। जाहिर सी बात है, तेज़ी से ब्लड आ रहा है तो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी। जो रैपिड फिलिंग फेज होता है उसमें वेंट्रिकल्स की फिलिंग हाईएस्ट होती है, क्योंकि फिलिंग फेज है, वेंट्रिकल्स नहीं फिल होना है तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग हाईएस्ट होती है रैपिड फिलिंग फेज के अंदर। रैपिड इनफ्लो में भी मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल होते हैं। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाएगा तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा, और जब आपके राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है तो पल्मनरी वाल्व ओपन हो जाता है। मैक्सिमम फ्लो प्रेशर डायस्टली के स्टार्ट पे होता है। जब हार्ट रिलैक्स करने लगता है तो फ्लो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है कॉरोनरी ब्लड वेसल्स में। कॉरोनरी ब्लड वेसल्स आपकी मायोकार्डियम ऑक्सीजन कंजप्शन या फिर मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली जो 80% डायस्टली होती है उसमें आपके वेंट्रिकल्स की मैक्सिमम फिलिंग हो जाती है। प्री लोड हमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से पता चलता है। जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो प्री लोड के बारे में बताता है। नाउ दैट जो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रीनल आर्टरी के अंदर होता है। अब ये बात कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ क्रैमिंग वाले हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर सबसे ज़्यादा आपकी रीनल आर्टरी के अंदर होगा, पल्स प्रेशर सबसे ज़्यादा आपकी फेमरल आर्टरी के अंदर होता है, फिर पॉप्लीटल आर्टरी में होता है और फिर एओर्टा में होता है। तो पल्स प्रेशर सबसे ज़्यादा जो होता है वो फेमरल आर्टरी के अंदर होता है, पॉप्लीटल आर्टरी में होता है और फिर एओर्टा में होता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर सबसे ज़्यादा एओर्टा में होगा, और जो ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज़्यादा पल्मनरी आर्टरी में होती है। पल्मनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, एओर्टा के अंदर मीन आर्टीरियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। पल्स प्रेशर फेमरल आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड पे पॉप्लीटल आर्टरी, थर्ड पे एओर्टा, और सिस्टोलिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रीनल आर्टरी के अंदर होता है।